जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। हम लोग यहाँ पर प्रकृति को जानने के लिए आए हैं ना, और प्रकृति के नज़दीक निकट पहुँचने के लिए आए हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो प्रकृति को जानेंगे, तभी तो निकट पहुँचेंगे ना। प्रकृति को हम अब भी जानते हैं, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, शालाओं में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर जो जानकारी आपको मिलेगी वो रूबरू मिलेगी, है ना। प्रकृति से आप बिल्कुल आमना सामना होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, नेचर क्या है, हाँ? पर्यावरण। क्या है प्रकृति? पेड़ पौधे की पूर्ति कर, जल, वायु, अग्नि। अच्छा, किसी ने अगर गलत बोल दिया है, सही बोला। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इसमें अगर आप सोचेंगे तो सब पूरी प्रकृति यही है ना। अब ज़्यादा मुझको मालूम भी नहीं है, जितना मुझको मालूम है उतना बता रहा हूँ मैं। ये धरती, इस पृथ्वी की उम्र जो है 450 करोड़ वर्ष की आयु है। कितनी? अब उसके बाद धरती पर धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई, तो क्या आई? वनस्पति आई, है? फिर और अनुकूल परिस्थितियां हुई, उसके बाद जीव जंतु आए। तो जो मानव की बात करें अपन, आदि मानव की उम्र है 9 लाख वर्ष, ठीक। इधर ध्यान देंगे आप लोग। और मानव की उम्र कितनी है धरती पर? 2 लाख वर्ष, ठीक है ना। प्रकृति, जब हम मतलब जो है आदि मानव थे तब मतलब जो प्रकृति का उतना विनाश या उसके साथ छेड़खानी नहीं हुई। मानव आया तब से, अब मानव था पहले कुल्हाड़ी का उपयोग और बहुत सारे कुछ, वो जड़ी बूटी खाता था या मतलब शिकार करता था, इस तरह से चलता था। तो उस समय भी उतना विनाश नहीं हुआ। विनाश होना कब से प्रारंभ हुआ? जब से कृषि युग आया, है ना। तो उस समय भी अब आवश्यकता अनुसार उतनी आबादी नहीं थी, उतनी जनसंख्या नहीं थी। कृषि के जो हमारे खाने लायक जो पहले खोज हुई कि भाई इस अन्न को हम खा सकते हैं, ये तो कृषि हुआ। धीरे धीरे फिर ये अब तो आप देख रहे हैं हाईटेक हो गया पूरा, है ना। तो उसके कारण भी जो है, जो तो आबादी बढ़ने के कारण सबसे पहले तो ज़्यादा अन्न की ज़रूरत पड़ने लगी और अतिक्रमण होते गए और जंगल सिकुड़ता गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है काय में हुआ है? औद्योगिकरण से, ठीक है ना। और कुछ विकास भी ऐसे हुए हैं
जो बिल्कुल अंधाधुंध विकास हुए हैं और हमने प्रकृति की तरफ देखा नहीं, पर्यावरण की तरफ हमने ध्यान दिया। तो इस तरह से ये प्रकृति का विनाश हुआ है। थोड़ा सा हम जानेंगे इस धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके बारे में छोटी सी जानकारी संक्षिप्त। ये सबसे पहले हम वनस्पति यानी पादप जगत, प्लांट किंगडम, दूसरा फिर एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत। अगर वनस्पति की बात करें हम तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि धरती में है ना, बैक्टीरिया है, फंजाई है, पानी में एल्गी है, एल्गी शैवाल, इधर कवक है ना, उसके बाद में फिर नदियों में ब्रायोफाइट्स है, फिर और नमी वाले स्थान पर टेरिडोफाइट्स है ना, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म है ना, बीज जो वाले ये बड़े पेड़, ये एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इनमें फिर बेलाएँ आती है, घास आती है ना, ये घास बेलाएँ आती है, झाड़ियाँ आती है, छोटे छोटे वाले एक वर्षीय पौधे आते हैं जिनको हम हर्ब कहते हैं। ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं उनको श्रब कहते हैं, दिख रही है लैंटर्न। फिर उसके बाद जीव जंतुओं की बात करें हम, जीव जंतुओं की अगर बात करते हैं तो अमीवा एक कोशिकीय होता है। तो उसके बाद हम देखते चले जाएं, है ना, फिर क्या आता है, बहुत सारी आपके समुद्र में होते हैं ना, क्या क्या होता है समुद्र में, मछलियाँ होती है, स्टारफिश होती है, छोटे छोटे पानी में ऑक्टोपस वगैरह ये सब होता है। धीरे धीरे बातें और सबसे ऊपर चले जाएंगे तो क्या आएगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा, इधर वहाँ पर सबसे बड़ी कौन है, वेल मछली है ना, वेल मछली और शार्क भी है ना, दोनों है, लेकिन वेल सबसे बड़ी। चलिए वेल के बारे में हम बात करते हैं। वेल का याद हमको बात भी करना है इनके बारे में। वेल और शार्क में क्या अंतर है? शार्क मांसाहारी और वेल शाकाहारी है। बिल्कुल सही। जो बैठे रहो, ये इसको कैच करो, जो इसको तो पागल ले रही। तो वो होती है क्या, शार्क मांसाहारी। और कोई और अंतर बताएगा? वेल बड़ी होती है। बिल्कुल सही, ये भी जो आप जब वेल बड़ी होती है और शार्क। इसके बाद और कोई एक अंतर? बहुत बेसिक अंतर है, बेसिक आधारभूत। क्या अंतर हो दोनों में? बोलना रे, क्या बोल बोल बेटे बोल, मालूम है तो बोलो। शर्माओ मत बेटा, है जिसके ऊपर आकर सांस लेती है। क्या बोला? शार्क ऊपर आकर सांस लेती है। उल्टा बोल गया। नहीं, वेल ऊपर आके सांस लेती है। बिल्कुल सही। फिर उसका भी लगभग सही था सर, गलत बोल दिया उल्टा उल्टा बोल दिया। उसको बाद में देंगे, बाद में देंगे। वेल जो है नहीं यार, उसको तो चिंता लगी रहेगी। ये लेना बेटे। तो वेल ऊपर आकर सांस लेती है और शार्क जो है, जो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी में से ऑक्सीजन लेती है श्वसन में, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भेल बड़ी है इसलिए वो ऊपर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्हेल है उसमें होते हैं लंग्स, फेफड़े, है ना, तो वो ऊपर आके ही सांस लेती है। और शार्क में क्या होते हैं? गिल्स, जो
घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं। चलो समुद्र पे अपन पहुंच गए, सागर में पहुंच गए, तो सागर जो है, जो दुनिया में जितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, पैदा होती है, 80% ऑक्सीजन कहाँ पैदा होती है? समुद्र। कौन पैदा करता है? वो नीचे सब पूरी जो है ना एल्गी वगैरह जो रहती है ना, वनस्पतियाँ, वो पैदा। ठीक, तो व्हेल तक की बात आ गई। अच्छा, अब जो है अपन चालू यहाँ से करते हैं। क्या है कि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, चाहे वो सूक्ष्म वनस्पतियाँ हो चाहे बड़ी, और जितने भी जीव जंतु हो चाहे वो सूक्ष्म हो या बड़े, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी है। एक नहीं रहेगा तो उसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर पड़ेगा। ये बात अपने माइंड में आप लोग बिल्कुल इसको रख लीजिए, तभी तो हम मतलब जियो और जीनो दो वाली बात करेंगे ना। तो क्या है ये कि सब एक दूसरे से सब जुड़े हुए। अच्छा, सबके जीवन चक्र चलते हैं। आप लोग भी अगर बैठना चाहें तो बैठ जाए, उधर बैठ जाए, और जिनको बैठने की जो बैठना चाह रहे हैं इस तरफ बैठ जाए। आप लोग ऐसे ऐसे बैठ जाए, ऐसे ही बैठना है, ऐसे बैठ तरफ, पीछे नहीं, ऐसे बैठेंगे के साथ में वहाँ बैठ जाइए। यहीं बैठ जाओ या तो कहीं भी बैठना है, जो सही लगे बैठ जाइए, नहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाओ। और डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है। जब भी आपको लगे तब बैठ जाइए आप। बात नहीं, चलिए। तो इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, अपने जीव जंतु हैं, वो उनका एक जीवन चक्र चलता है, तो सब जानते हैं, सभी का जीवन चक्र है, ठीक है ना। अब इस पृथ्वी पर सबके जीवन चक्र कैसे चलते हैं? सबके मतलब वनस्पति के, और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, किसी ने नाम तो सुना होगा आपने, तो जानते भी होंगे आप लोग, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हो आप लोग? क्या होता है? खड़े होके बोलो। खड़े होके बताओ बेटा, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं बता रहे हैं उनसे तो अच्छे हैं अपन। चलो खड़े हो जाओ। भौतिक पर्यावरण में प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत के बीच परस्पर संबंध। और ये जो सब मिलकर जो सिस्टम यानी तंत्र मतलब लगातार चलने वाला, जैसे श्वसन तंत्र लगातार चलता है, सांस हम लेते हैं लगातार। तो अच्छा, अब इसमें हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। भौतिक जगत, ये क्या है? भौतिक जगत यानी इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र जो चलता है ना, इसके मुख्य अवयव मतलब क्या, अब घटक की बात, कंपोनेंट, वो कौन से हैं? निर्जीव और सजीव। निर्जीव में क्या आएगा? मिट्टी, खनिज, इसके अंदर फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पानी, ऊपर क्या आएगा? प्रकाश, फिर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पर्यावरण, ठीक है, ये आएगा। अब उसके बाद ये सब मिलके क्या चलाते हैं? ये जो मैं बताया था पहले, वनस्पति आई है ना। तो वनस्पति क्या करती है? वनस्पति, अच्छा एक बेसिक अंतर बताइए कि वनस्पति में और प्राणियों में क्या अंतर है? आधारभूत अंतर जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। आपने पढ़ा है भाई, वनस्पति प्राणी में अंतर बताइए। एक अंतर मालूम, एक ही बताइए। एक अंतर,
प्राणी वनस्पति पर निर्भर रहते हैं पर वनस्पति प्राणियों पर बिल्कुल सही जवाब है उसका। और सही जवाब ये है कि वनस्पति, ये चॉकलेट, वनस्पति जो है अपना भोजन स्वयं बनाती है और प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों में बेसिक अंतर है। अच्छा, अब भोजन बनाने वाले कौन है? पेड़ पौधे, घास है, ये सब है ना। तो ये बनाते कहाँ से भोजन है? अच्छा, ये हो गए कौन से? सजीव, सजीव हो गए। इसके बाद इनको जो खाने वाले जो हैं वो भी सजीव है, प्राणी जो होते हैं। तो धरती से क्या क्या लिया उनने? खनिज लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पानी, और ऊपर से क्या लिया? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी उपस्थिति में बनाया? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल है, प्रकाश है, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। इसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो क्या बनाया इनने? भोजन बनाया। तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पादक, प्रोड्यूसर। क्या कहलाएंगे? या प्रोड्यूसर। फिर इसको कौन खाएगा? शाकाहारी। तो शाकाहारी में कौन? ये मृग है, चीतल है, ये सब पूरे नीलगाय वगैरह हैं, और हमारी गाय। तो ये सब खाएगी, तो ये क्या कहलाए? शाकाहारी। फिर शाकाहारी को ये कहलाएंगे क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद में मांसाहारी है, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उसके बाद में बड़े मांसाहारी है, तो वो क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, इस तरह से चला। अब इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, है ना। जो पारिस्थितिकी तंत्र चलते हैं उनमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, और खाद्य जाल, फूड वेव और फूड चेन। ठीक है। सबसे ऊपर अब जंगल की बात करें अपन, तो जंगल में फूड चेन कैसी चलेगी बताओ? जल्दी जल्दी भाई, यहाँ पर जल्दी। खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी यहाँ पर जंगल में? कैसे चलेगी? जैसे घास को हिरन खाएगी, हाँ। हिरन को शेर खाएगा, और शेर जब मरेगा तो उसे अपमार्जक, मतलब अपमार्जक मिट्टी के रूप में कर लेगी। बिल्कुल सही। फिर एक चॉकलेट, बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा चॉकलेट हो गई हो तो किसी दूसरे को दे जो है। अंत में क्या है? क्या आएगा? यहाँ पर टाइगर, जंगल में टाइगर है, तेंदुआ है। टाइगर भी मरेगा, जो और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं या वनस्पति, वो भी मतलब जो है नष्ट होगी, और नष्ट होने के बाद कहाँ जाएगी? वो मिट्टी में। अब नष्ट कैसे होगी भाई? छोटे छोटे कीट। कौन से कीट? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया, फंजाई, ये नीचे जाएंगे, डिकम्पोज हो, अपघटन बोलते हैं, है ना। अपघटन होके वो फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर मिट्टी तैयार। अच्छा, मिट्टी कहाँ से बनती मालूम है आपको? मैं बता देता हूँ जल्दी से, समय बहुत कम है। जितनी ये चट्टाने वट्टाने हैं ना, जो गर्मी और ठंडी की वजह से जो है टूटती है, तो इनसे मिट्टी बनती है ना। नदियों में है या पानी की रगड़ से है, ये मिट्टी बनती है। और जो उपजाऊ जो पोर्शन है या ह्यूमस है, वो कहाँ से आता है? केवल और केवल पेड़ पौधों से आता है। गोबर का खाद पेड़ पौधों से आता है ना, क्योंकि मवेशी खाती है, फिर गोबर। इधर ध्यान देंगे आप लोग। भैया बातें उधर करो। गोबर की खाद भी कहाँ से आ रही है? और ये जो है यहाँ नीचे जो सड़ रहे हैं, सड़ने के बाद ये होती है ना मिट्टी बनती है। ठीक है, तो कौन कौन सड़ रहा है? जीव जंतु भी सड़ रहे हैं, वनस्पति भी सड़ रही है, घास सड़ रही है, सब सड़ेगी। अच्छा, अभी क्यों नहीं सड़ रही? अभी क्यों नहीं सड़ रही? जल्दी बताओ। ये तो एक ही बताएगा, फिर वो एक ही चॉकलेट जाएगी। बताओ, जिसको पता है वही बताइए। जल्दी बताओ। सनलाइट और पानी मिल रहा है। अभी क्यों नहीं सड़ रही है? आप लोग सोच लेंगे तो बिल्कुल जल्दी सोचो, कहाँ लगी, क्या पकड़ है, लोगे आप। इतना सोचो।
अभी इसलिए नहीं चढ़ रही है कि नमी नहीं है यहाँ पर। और नमी कब आएगी? जब पानी गिरेगा तब। अच्छा, नमी से क्या जादू होता है इसमें? फिर ये भी प्रश्न है। नमक कभी है, लेकिन अभी अपन दूसरी बात करते हैं। नमी से क्या फर्क पड़ता है? जितने बैक्टीरिया और जितनी फंजाई है, वो उनके जो स्पोर्स होते हैं ना फंजाई के, वो क्या होता है गर्मी के दिनों में जमीन के अंदर चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? क्योंकि गर्मी से वो मर जाएंगे। और जैसे ही मतलब जो है नमी आती है, वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सड़ाते हैं। अब मान लीजिए कि उन्हें वो नहीं है और दीमक भी नहीं है, दीमक का भी बता रहा हूँ मैं, तो फिर होगा क्या? जंगल में क्या होगा? सड़ेगा नहीं कुछ, मिट्टी भी नहीं बनेगी, जो ह्यूमस है वो भी नहीं बनेगा। और क्या होगा? ढेर लग जाएगा, जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगी, है ना? तो ये सारे जब तक फिर जो हमारा वो जो फूड चेन फिर चलेगा कहाँ से? नहीं, है ना? टूट जाएगा ना। तो इसलिए जो है ये मैंने अभी क्या बताया आपको, कभी ध्यान दिया है कि आपने बैक्टीरिया और फंजाई को ये सड़ाने वाले कितने महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? फिर ये सड़ाने वाली को अब देखिए आप कि जो ये इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, या जो जितने पृथ्वी पर जीवन चलते हैं, जो सरल भाषा में है, जितने पृथ्वी पर जीवन चलते हैं, चाहे वनस्पति का हो, तो उसमें एक खाद्य श्रृंखला रहती है, वो लगातार चलती रहती है ना? बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं रहती है, चलती है। अब ये खाद्य श्रृंखलाएं जैसे जंगल है, तो जंगल में अलग तरह की चलेगी। मुख्य रूप से इसके पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार से होता है। कहाँ होता है ये? दो भागों में बांटा है इसको। कैसे? एक तो थल में चलने वाला और एक जली, है ना? तो थल में चलने वाला बर्फीले स्थान पे, रेगिस्तान में, जमीन पर। अब जमीन पर यहाँ पर भी ये परिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये है कि परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र, जहाँ की जैसी परिस्थिति होगी वहाँ में चलेगा। बगीचे में है तो बगीचे में सबसे ऊपर कौन है? फॉरेस्ट में तो टाइगर है। बगीचे में सबसे ऊपर कौन है? और कोई? किसने बोला? धीरे से कुछ बोला। पक्षी, बिल्कुल सही है, पक्षी। किसने बोला? अरे यार इसका ऐसा नहीं, इधर मुंह करके बैठो और अच्छे से बोलो। चलो जो हमारे बगीचे हैं या मतलब हमारी फसलें हैं, जो खेतों की फसलें हैं, ऊपर वहाँ सब कौन है? पक्षी, कीटों को खाते हैं, ठीक है ना? और रेगिस्तान में कौन है? वहाँ पर हायना, लकड़बग्गा, चील, गिद्ध, वहाँ पर तो कोई सिस्टम है ही नहीं। पहली बात तो मैं बताया ना, वहाँ तो विकसितता है, जीवन जो चलता है। वहाँ पर जो है आपके जो डिकम्पोजर है वो भी बहुत कम, क्योंकि वहाँ धूप होती है तो वो सब मर जाते हैं। कहीं मतलब वनस्पतियाँ होती है, कहीं जहरीली छिपकलियाँ, कुछ स्थान पे टॉप पे वो भी है, जहरीली छिपकलियाँ भी है, ठीक है ना? तो वहाँ पर ऐसा, तो वहाँ पर कोई जीवन जैसा जीवन नहीं है। वहाँ कहाँ? रेगिस्तान। क्यों नहीं है? कि वहाँ इकोसिस्टम बैलेंस संतुलित है नहीं। क्यों नहीं है? कि वहाँ पर जैव विविधता रिच नहीं है, धनवान नहीं है, मजबूत नहीं है ना? इसका अब चलिए ये 3 हो गए। और ये भी बता दिया मैंने कि हर जगह परिस्थिति के अनुसार चलता है। अब पानी की बात करें, अपन जल की बात करें, समुद्र में अलग चलता है। तो समुद्र में वही काई वगैरह जो होती है, अलगी वगैरह, वनस्पति, उसको खाते जितने जली जंतु शाकाहारी, वो फिर मांसाहारी। फिर सबसे ऊपर कौन आ गया? शार्क, मांसाहारी, है ना? इस तरह से ये जल में चला। अच्छा, अब देखिए नदियों में कैसा? चंबल नदी में कौन है ऊपर? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने बोला था।
घड़ियाल और मगर, ठीक है। अच्छा, घड़ियाल और मगर में क्या अंतर दूंगा? किसने बोला? हाँ, खड़े होकर बोल दो, पहचान में तो है। क्या बोला? घड़ियाल का मुंह लंबा होता है और हाँ। मगर का मुंह थोड़ा हाँ, कम होता है। ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब। घड़ियाल का मुंह लंबा होता है, इसी का अंतर यही है ना। ये कहाँ अंडे देते हैं? घड़ियाल, और जैसे जिसके बारे में चर्चा नहीं थी तो हम तो वहाँ पहुँचेंगे। घड़ियाल और मगर कहाँ अंडे देते हैं? कहाँ अंडे देते हैं? रेत में अंडे देते हैं। केकड़ा होता है ना, क्रेप, वो कहाँ अंडे देता है? रेत। ठीक है। बहुत सारे जलीय जंतु कहाँ देते हैं? रेत में अंडे देते हैं। अब जो बात निकली रेत की, तो रेत जो उत्खनन हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा हमारे जो जलीय, अच्छा इधर सुनिए, जल में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी मतलब वनस्पतियां हैं, है ना, तो वहाँ पर जो ये अगर इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र अगर बैलेंस है, संतुलित है, तो वहाँ का पानी स्वच्छ होगा, वो पीने लायक होगा, वो सिंचाई के लायक होगा। अन्यथा फिर उसमें अगर प्रदूषण हम कोई डालते हैं, जैसे फैक्ट्री का पानी है या और भी गंदगी है, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो जीव जंतु हैं और वनस्पति भी मरेगी और इम्बैलेंस होगा, जैव विविधता कमजोर होगी। ठीक है ना। तो इसलिए नदी को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नदियाँ ही हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ठीक है।